यहाँ पे न्यू कॉलोनिज्म और इंपेरियलिज्म में है तो एक तरह एक जैसा ही, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं शोषणकारी था, थर्ड वर्ल्ड के लिए शोषणकारी था। ये क्या किया, न्यू कॉलोनिज्म और न्यू इंपेरियलिज्म क्या है? न्यू इंपेरियलिज्म, इसमें स्टेट प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एमएनसी मल्टीनेशनल्स कंपनीज के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज, जो है अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, विकासशील देशों, साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हैं, और कहीं ना कहीं जो भूटान है, म्यांमार है, ये सब कंट्रीज, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, इन कंट्रीज में क्या है, इसने कहीं ना कहीं जो है एमएनसी का विस्तार किया पूरी दुनिया में। मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से इसने कहीं ना कहीं अपने जाल बिछाए, और कहीं ना कहीं वो है एक तरीके से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं वहाँ के लोगों, क्योंकि उनको मार्केट चाहिए ना। ये डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इनको मार्केट की आवश्यकता है, तो मार्केट पर कब्जा इन्होंने किया, और एक तरीके से वही इसी प्रकार इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं, जैसे वो कन्वेंशनल कॉलोनिज्म था, परंपरागत उपनिवेशवाद में यूरोपीय शक्तियां अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहती थी। ये एमएनसी के अंदर बड़ी बड़ी तेल कंपनीज हैं, जैसे सेल है, बड़ी आज देखिए बड़ी बड़ी जो है वेस्टर्न कंपनीज हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। ये एडिडास है, ये तरीके से नाइक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के माध्यम से पूरी दुनिया में इन देशों की कंट्रीज में आई, ईस्ट अफ्रीका, इंडिया कंट्रीज में आई। इन्होंने कहीं ना कहीं अब वही काम करना चाहते हैं जो पहले ये कॉलोनिज्म स्टेट करना चाहते हैं। ये बात को न्यू कॉलोनिज्म और इंपेरियलिज्म का कंसेप्ट मार्क्सिस्ट लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वही इसकी आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये तो ये अपनी आलोचना करेंगे नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोगों ने तो ये कहा ना, ये तो वैश्वीकरण बहुत अच्छी चीज़ है, ये लिबरल डेमोक्रेसी दे रहा है, ओपन एनवायरनमेंट दे रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को विश्व इकोनॉमी से जोड़ दीजिए और ओपन इकोनॉमी कीजिए। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए या व्यापार करने के लिए इनवाइट कीजिए, उनको अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए। बल्कि काम इनका ऐसा ही है, आपके यहाँ शासन तो कर रहे हैं, आपके यहाँ सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन इससे प्रॉफिट हो रहा है इन कंपनीज को जो प्रॉफिट हो रहा है, जो आपसे पैसा कमाया, वो आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। ये पैसा जो है एक तरीके से जा तो वहीं रहा है ना, मालिक तो वे ही बैठे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, कैपिटलिस्ट लोग, जो कहीं ना कहीं वहाँ पर इसका फायदा हो रहा है, उन्हीं लोगों को इसका ग्रोथ का फायदा हो रहा है, जबकि वो प्रॉफिट ग्रोथ जो है इन देशों से कमाया जा रहा है, इन देशों के लोगों से लिया जा रहा है, क्योंकि अपनी वस्तु सेवाओं को बेचा इन देशों में जा रहा है, बल्कि इससे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो उनके डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों को रोजगार दे दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से मालिक तो वही हैं जो वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के माध्यम से इस तरीके से जो है अफ्रीकन कंट्रीज जो है एक तरीके से ईस्ट इंडिया, इन देशों में बड़े स्तर पर लूटा जा रहा है। इन देशों की ये कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट लोगों का ऐसा मानना है, या उन्होंने कॉलोनिज्म, न्यू इंपेरियलिज्म का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो समझने की आवश्यकता है कि मानवता के लिए खतरा कौन है। इससे हिस्ट्री तो ये बता रही थी ना, कि हिस्ट्री ने तो ये बताया ना कि ये तो 16वीं सेंचुरी से लेकर 21 सेंचुरी में ये व्यवस्था जिंदा है, और ये शोषण, गरीबी, असमानता जिंदा है। अगर ये व्यवस्था मानवता के लिए ठीक होती तो ये व्यवस्था आज जिंदा नहीं होती। ये व्यवस्था आज भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि व्यवस्था मूलतः शोषणकारी है। कार्ल मार्क्स और मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने कहा ये व्यवस्था मूलतः शोषणकारी है। इसलिए और भी समझते हैं कि व्यवस्था शोषणकारी क्यों है। अभी हमने समझा एक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अब सेकंड व्यू समझते हैं। समझ रहे हैं कि मानवता के लिए वास्तविक रूप से खतरनाक कौन सी व्यवस्था है, कौन सी विचारधारा है। क्या एक सोशलिज्म, कम्युनिज्म मानवता के लिए खतरा है, कि जो कहीं ना कहीं मानवता के लिए कैपिटलिज्म जिम्मेदार है। आप देखिए पूरी दुनिया में, आप देखिए पूरे ना केवल वेस्टर्न कंट्रीज में, बल्कि यूरोप, ईस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब कंट्रीज में बड़े स्तर पर कैपिटलिज्म का क्या हुआ, विस्तार हो गया। क्योंकि 1990 के बाद और 1991 और 1991 के बाद इंडिया में
इंडिया में बड़े स्तर पर, क्योंकि इंडिया ने इस समय एलपीजी पॉलिसी अपनाई, तो एलपीजी पॉलिसी अपनाई तो एमएनसी आई, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, इसके माध्यम से कैपिटलिज्म का एक्सटेंड हुआ, एक्सपेंशन हुआ, स्प्रेड हुआ बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर, टॉप लेवल पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन है इंडिया में इस समय कैपिटलिज्म की, और इस तरीके से इंडिया में एक तरीके से ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन शोषण भी जिम्मेदार है, असमानता भी जिम्मेदार है, गरीबी भी जिम्मेदार है। गरीब और अमीर के बीच में एक अंतर है, गरीब और वर्सेस अमीर के बीच में एक संघर्ष है, और एक हमेशा ये खाई बनी हुई है, और गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गरीब अमीर का अमीर होता